दरअसल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद सीएम पहली बार भागलपुर जा रहे हैं। हालांकि आज वो शहर के भीखनपुर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके साथ ही समीक्षा भवन में कई विभागीय अधिकारियों के साथ उनकी समीक्षा बैठक भी होगी। बैठक में प्रशासनिक मामलों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तो खबर आपको सीएम नीतीश के दौरे से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद भागलपुर में समीक्षा भी करेंगे। समीक्षा बैठक उनकी तरफ से की जाएगी। सीएम नीतीश का दौरा है। निजी कार्यक्रम में शामिल होने के साथ ही आपको बता दें कि अधिकारियों के साथ आज बैठक कर सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सीएम नीतीश ने जीविका दीदियों से किया वादा एक बार फिर से निभाया है। सीएम ने महिलाओं को फिर से बड़ी सौगात दी। सीएम के बटन दबाते ही 10 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर हो गए। जीविका दीदियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जीविका दीदियों ने इस बार सीएम नीतीश के लिए भगवान से खास प्रार्थना भी की। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमरा सबके दिल से इच्छा छला जे पुनः हमर मुख्यमंत्री नीतीश भैया आवे और भगवान हमर सबके प्रार्थना सुन लेलखिन और पुनः मुख्यमंत्री के रूप में हमरा सबके नीतीश भैया मिल गेलखिन। हमनी के बहुत खुशी बा कि भैया फिर हमनी के बीच में रहुआ आइल पानी। नीतीश कुमार फिर सीएम बने, इसके लिए भगवान से प्रार्थना की। ये जीविका दीदियों के उद्गार है नीतीश के लिए। ये वो जीविका दीदी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि एनडीए की कामयाबी उन्हीं के द्वार से होकर गुजरी। यही वजह है कि सीएम नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले जो वादा किया था उसे निभाया। सीएम नीतीश ने महिलाओं को फिर बड़ी सौगात दी। एक बार फिर बटन दबाते ही 10 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि चली गई। इस बार बिहार के लोगों ने विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से एनडीए को जिताया है। मैं इसके लिए आप सभी महिलाओं के साथ साथ बिहार के सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। और ये बहुत खुशी की बात है कि आज महिला रोजगार योजना के तहत अपनी पसंद का रोजगार करने के लिए 10 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये की सहायता राशि भेजी जा रही है। सीएम नीतीश कुमार महिलाओं से लगातार अपना वादा निभा रहे हैं। सीएम नीतीश ने चुनाव से पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 26 सितंबर 2025 को 75 लाख महिलाओं को पहली किस्त जारी की थी। दूसरी किस्त 3 अक्टूबर 2025 को 25 लाख महिलाओं को दी गई। तीसरी किस्त 6 अक्टूबर 2025 को 46 लाख महिलाओं को दी गई, जबकि चौथी किस्त में 28 नवंबर को 10 लाख महिलाओं को राशि दी गई। इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद महिलाओं की खुशी का ठिकाना नहीं है। राज्य के हर कोने से जीविका दीदियां सीएम नीतीश को धन्यवाद दे रही हैं। नीतीश कुमार भैया को ढेर सारा नमस्कार। 10,000 जो रुपया दिया है बहुत खुशी। हम जो है बाछी लिए हैं, उसका सेवा घास खिला रहे हैं, पालन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के ढेर सारा धन्यवाद हम देता कि हमनी के मुख्यमंत्री भैया फिर से हमनी के बीच में आइल बनी। ऐसे हमनी के बहुत खुशी बाटे। सीएम नीतीश ने एक बार फिर महिलाओं की झोली भर दी है। सीएम नीतीश ने महिलाओं से किया वादा निभाया है। सरकार बनते ही सीएम ने 10 लाख महिलाओं को तोहफा दिया है। इस योजना के तहत अब तक कुल 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं को 10-10 हजार की राशि दी जा चुकी है। ये योजना बिहार की लाखों महिलाओं के लिए बदलाव और सशक्तिकरण की नई कहानी बनती जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार एक्शन मोड में हैं। 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने के बाद आए दिन नीतीश कुमार निर्माण कार्यों के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर का भी जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सचिवालय के साथ ही पीएमसीएच के नए भवन में बन रहे दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल का निरीक्षण किया है। पिछले 5 दिन में नीतीश की सक्रियता को इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार एक्शन मोड में हैं। शुक्रवार को सीएम अचानक मुख्य सचिवालय पहुंचे, अधिकारियों से मुलाकात कर सचिवालय का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्य सचिव कोषांग, मंत्रिमंडल कक्ष, वित्त मंत्री का कार्यालय, अतिथि कक्ष सहित कई विभागों की व्यवस्थाओं की जानकारी ली।
सीएम ने अधिकारियों को समय पर दफ्तर आने और बेहतर ढंग से कामों को निपटाने का भी निर्देश दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री पटना में बन रहे दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच के नए भवन का भी निरीक्षण किया। इसी साल फर्स्ट स्टेज के 2 टावर का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया था। बता दें, करीब 5500 करोड़ की लागत से कुल 5462 बेड का पीएमसीएच में वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बन रहा है। अस्पताल की नई बिल्डिंग में कई विभागों में इलाज भी शुरू हो चुका है। 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने के साथ ही सीएम नीतीश कुमार बेहद सक्रिय हैं। पटना और आसपास के इलाकों में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेने के साथ ही मुख्यमंत्री की नजर इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग क्षेत्र पर भी है। सीएम नीतीश ने 26 नवंबर को निर्माणाधीन 6 लेन शेरपुर दिघवारा गंगा पुल का निरीक्षण किया था। गंगा नदी पर चल रहे पुल निर्माण कार्य का भी जायजा लिया था, जबकि 25 नवंबर को सीएम अचानक पटना के मंदिरी नाला पहुंच गए थे और वहां चल रहे निर्माण कार्य का खुद निरीक्षण किया। सीएम ने अधिकारियों को जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए। वहीं 24 नवंबर को मुख्यमंत्री ने विधायकों के नवनिर्मित फ्लैट को देखने दारोगा राय लेन पहुंच गए। इस दौरान कमियां दिखने पर अधिकारियों को बेहतरी के निर्देश भी दिए। उसी दिन जेपी गंगा पथ पर सौंदर्यीकरण के काम का भी जायजा लिया। साथ ही हाजीपुर स्थित इंडस्ट्रियल एरिया जाकर जूता फैक्ट्री का भी मुआयना किया था। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बड़ी खबर है, आज आरजेडी विधायक दल की बैठक होनी है। तेजस्वी यादव की आवाज पर बैठक होगी। नवनिर्वाचित सभी विधायक शामिल होंगे। विधानसभा सत्र को लेकर के रणनीति बनेगी। तो बड़ी खबर, जहां आज आरजेडी विधायक दल की बैठक तेजस्वी यादव की आवाज पर रखी गई है। नवनिर्वाचित सभी विधायक इसमें शामिल होंगे। विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति बनेगी। और देखिए, बिहार में 18वीं विधानसभा की शुरुआत बड़े ही हाईटेक अंदाज में होने वाली है। 1 दिसंबर से 18वीं विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत होगी और इससे पहले सदन नए हाईटेक उपकरणों से लैस हो चुका है। हाईटेक विधानसभा नए विधायकों का इंतजार कर रहा है। क्या कुछ खास है, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार की 18वीं विधानसभा सजकर तैयार है। चुने गए 243 विधायक राज्य की सबसे बड़ी पंचायत में अपनी पहली हाजिरी लगाने के लिए बेताब हैं। होना भी चाहिए, क्योंकि इस बार के विधानसभा में काफी कुछ नया और खास है, जैसे कि ये हाईटेक उपकरण। ये तस्वीर बिहार विधानसभा के सदन की है। हर एक सीट पर चमचमाते नए टैब, हाई साउंड क्वालिटी के माइक और स्पीकर, ताकि जनता की आवाज उनके प्रतिनिधि बेहतर ढंग से बुलंद कर सकें। सभी विधायकों के लिए उनके बैठने की जगह के सामने टैब लगाया गया है। सभी सवालों के जवाब वे लाइव टैब पर देख सकेंगे। ऑडियो साफ आए, इसके लिए नए माइक और हेडफोन्स भी लगाए गए हैं। इन हाईटेक मशीनों को लगाने के साथ ही विधायकों को इनके इस्तेमाल के लिए ट्रेंड करने की भी पूरी व्यवस्था की गई है। को इससे सुविधा मिलेगी अपने कार्यों के निष्पादन में, और उनके प्रशिक्षण के लिए भी विशेष व्यवस्था विधानसभा सचिवालय के द्वारा की जाए। 18वीं विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत 1 दिसंबर से होने वाली है। इससे पहले सदन के सुचारू संचालन को लेकर संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने सदन का जायजा लिया और बिहार की सबसे बड़ी पंचायत को पूरी तरह से हाईटेक बनाने की योजना भी बताई। पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार पर हमला बोला और कहा कि टीएमसी के लोग आपराधिक मानसिकता के लोग हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी के लोग लोगों को धमकाकर राजनीति करने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने दावा किया कि जल्दी बंगाल में ममता बनर्जी की विदाई होगी। देखिए, ये टीएमसी के लोग अपराधी मानसिकता के होते हैं। टीएमसी के लोग लोगों को धमका के राजनीति करने में विश्वास रखते हैं और धमकाते ही नहीं हैं, शारीरिक रूप से चोट भी पहुंचाते हैं। टीएमसी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर और जो भी उनका विरोध करता है उसके साथ, वहां के प्रशासन के सहयोग के साथ, वहां की पुलिस के सहयोग के साथ वैसे सभी लोगों को प्रताड़ित भी करते हैं।
कैमूर जिले के चैनपुर से दूसरी बार विधायक बने मोहम्मद जमा खान को हार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री की कमान मिली है। मंत्री बनने के बाद दादर में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बैंड बाजे के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान जमा खान ने कहा कि चैनपुर की सम्मानित जनता ने उन्हें भारी मतों से जीत दिलाई, जिसके लिए जनता का आभार वो व्यक्त करते हैं। मैं सबसे पहले लोकप्रिय नेता जनाब नीतीश कुमार जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने दूसरी बार मुझे कैबिनेट में लाया, बिहार के माइनॉरिटी मिनिस्टर बनाने का काम किया, जो अधूरा कार्य पूरा करने के लिए निर्देशित किए। मैं बताना चाहता हूं मेरे साथी, इससे पहले भी यही डिपार्टमेंट में संभाल रहा था। शंभू सगा सब ने ऐतिहासिक में काम किया है, जो आपको जानकारी भी होगा। ये मौका मिला है, निश्चित रूप आने वाले दिनों में सारे डिपार्टमेंट, हमारे डिपार्टमेंट जो ऐतिहासिक काम है जो मैंने शुरू किया था, उसको मैं पूरा करूंगा। गया जी के इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में नवनिर्वाचित विधायक दीपा कुमारी और बिहार सरकार के लघु जल संसाधन मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन का डुमरिया में भव्य स्वागत किया गया। सड़क के दोनों तरफ नेताओं पर जेसीबी से पुष्प वर्षा की गई। आभार यात्रा के दौरान हजारों लोगों ने ढोल नगाड़ों और गाजे बाजे के साथ नेताओं का अभिनंदन किया। विधायक दीपा मांझी ने जनता के स्नेह और विश्वास के लिए आभार जताया। उनको हृदय से आभार प्रकट करना चाहेंगे कि एक बार नहीं 4 बार हमको यहाँ प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है यहाँ, और उसके लिए भी हम चाहेंगे कि सभी को दिल से आभार, हमारे परिवार की तरफ से, हमारे तरफ से, और चाहेंगे कि हम इन लोगों को जो विश्वास और जो चाहत है हमारे ऊपर जो प्यार, इतना सम्मान दे रहे हैं, उनके विश्वास पर हम खरा उतरेंगे और जो भी समस्या होगा हम अपने मिलजुल कर काम करेंगे और विकास की ओर बढ़ेंगे। नालंदा के शिवनंदन नगर में हाईकोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने सरकारी तालाब किनारे अवैध रूप से बने 8 घर को हटाया। कार्रवाई के बाद गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान, जमुई सांसद अरुण भारती प्रभावित परिवारों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। सांसद ने कहा कि आदेश का पालन करना जरूरी है, लेकिन पुनर्वास और मानवीय पहलू की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। प्रशासन से विस्थापित परिवारों को वैकल्पिक जगह उपलब्ध कराने की मांग की जा रही है। सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों से बचने की लोगों से अपील की गई। मानवीय पहलू जो है कि जो भी विस्थापित हो रहे हैं उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की जाए, और इनके लिए क्या कानूनी मदद हो सकती है, क्या प्रशासनिक मदद हो सकती है। हम लोग इसीलिए आए थे और हम लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम लोग, हमारी पार्टी, हमारे नेता चिराग पासवान, हमारी पार्टी लोक शक्ति पार्टी रामविलास हर संभव मदद करेगी, और खास करके मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए जो भी विस्थापित हो रहे हैं उनके लिए वैकल्पिक कोई न कोई व्यवस्था हो। हम ये आश्वासन और ये देकर के यहाँ पे जा रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि किसी भी जो यहाँ से विस्थापित हो रहे हों उनके लिए कोई न कोई सरकार की तरफ से व्यवस्था जरूर। खबर पटना से, जहां जीआई महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। 27 से 30 नवंबर तक सिटी सेंटर मॉल में महोत्सव का आयोजन हो रहा है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार और बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने ये आयोजित किया है। जीआई महोत्सव में लगभग 20 राज्यों के 100 से ज्यादा जीआई टैग उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है। ये आज जो जीआई का प्रोडक्ट का एग्जीबिशन लगा है, हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत के विभिन्न जगह से आज आए हैं अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करने के लिए। और जीआई प्रोडक्ट एक यूनिक प्रोडक्ट है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आपको अन्य जगह पे नहीं मिलेगी। जैसे सर ने बताया कि अभी दार्जिलिंग टी हो, हमारे बिहार से लगभग 13 प्रोडक्ट हमारे जीआई टैग है। देखिए, ये जो जीआई टैग है, इससे ये पूरे विश्व में इसकी मान्यता है, और इसके मिलने से उसकी गुणवत्ता, उसके मार्केटिंग, उसके बिक्री में बहुत फर्क पड़ता है। सर, ये भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के सपोर्ट से ही ये एग्जीबिशन लगाई गई है। इसमें लगभग 20 स्टेट्स के प्रोडक्ट हैं और टोटल प्रोडक्ट्स 100 से ऊपर हैं जो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्प्ले किए गए हैं।
पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज में आज विज्ञान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के कई कॉलेज के छात्र छात्राओं ने प्रोजेक्ट प्रदर्शित किए। कार्यक्रम में अपर समाहर्ता राजकुमार गुप्ता, कॉलेज के प्राचार्य मौजूद रहे। इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने एडवांस तकनीक पर आधारित एक वोटिंग मशीन बनाई है, जो फिंगरप्रिंट पहचान कर बोगस वोटेज रोकने में सक्षम है। दूसरे प्रोजेक्ट में छात्रों ने कम लागत वाले प्रदूषण नियंत्रण यंत्र को भी तैयार किया। अभी आज के डेट में जो सबसे बड़ा चैलेंजेज है वो एयर पॉल्यूशन का है। उससे रिलेटेड भी यहाँ पे बच्चे प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं, जिसको कि बहुत कम खर्च में यहाँ बनाया जा सकता है। इसके अलावा अभी हम लोग के यहाँ जो सबसे ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा है वो वोटिंग सिस्टम का है। उससे रिलेटेड भी हमारे बच्चों ने यहाँ पे बना करके लाया है, जो वोटिंग कितना अच्छा से और कितने सिक्योर तरीके से किया जा सकता है उसका उन्होंने अभी डिमॉन्स्ट्रेट किया है। आज ज़िला में युवा महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, तो काफ़ी मतलब युवाओं के अंदर भी काफ़ी जोश है और उनके अंदर भी एक अपनी चीज़ों को दिखाने का हुनर जो है उनके अंदर, उसको प्रतिभा दिखाने का एक मौका भी दिया गया है। हम लोगों ने अभी प्रेक्षागृह में इसका उद्घाटन किया और वहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे गतिविधि का आयोजन किया हुआ है। ईवीएम मशीन अभी है, जो कि उसमें एक डिसएडवांटेज है कि मल्टीपल वोटिंग हो जाता है, बोगस वोटिंग, कि कोई अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसके जगह पे कोई और वोट दे देता है। तो ये ट्रांसपेरेंसी नहीं हो पाता, यूज़र फ्रेंडली भी नहीं है, पीपल जान ही नहीं पाते हैं कि कैसे वोटिंग हो रहा है। तो उस चीज़ को हम लोग ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, और फिंगरप्रिंट हम लोग जानते हैं कि ईच पर्सन का फिंगरप्रिंट यूनिक होता है, जो किसी के साथ मैच नहीं कर सकता है। तो उसी का हम लोग ये प्रोजेक्ट बनाए हैं, जिसमें कि पहले रजिस्टर्ड रहेगा, उसमें जैसे पर्ची आता था जिसमें पहले तो सारे पब्लिक का रजिस्टर्ड रहेगा फिंगरप्रिंट। आप वहाँ जाइए, वोटर का रजिस्टर, हाँ वोटर का, और वहाँ पे आप जाइए, आप फिंगरप्रिंट लगाइए अपना, अगर मैच कर रहा है रजिस्टर्ड डाटा से, देन आप वोट करने के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको वहाँ से मतलब रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में अब ई सेवा केंद्र की शुरुआत की गई है, जिससे लोग अपने केस से जुड़ी जानकारी घर बैठे ले सकेंगे। उद्घाटन समारोह में प्रधान सलाह और सत्र न्यायाधीश श्वेता कुमारी सिंह ने केंद्र का शुभारंभ किया। नए केंद्र में कई काउंटर खोले गए हैं, जहां से केस और जजमेंट से जुड़े दस्तावेज आसानी से उपलब्ध होंगे। इसके अलावा एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर कॉल करके केस की पूरी जानकारी ली जा सकती है। मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में अगर आपका कोई मामला चल रहा है तो अब आप घर बैठे अपने केस के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट परिसर में अब ई सेवा केंद्र की शुरुआत कर दी गई है। आप तस्वीर देखिए, कई अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं, जिसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि न्याय आपके द्वार, यानी अब आप घर बैठे अपने केस के बारे में कोई भी पक्षकार जो होंगे वह जानकारी ले सकेंगे। और इसके माध्यम से नंबर भी जारी किए गया है, जिसके माध्यम से आप कॉल कर भी पूरी जानकारी ले सकते हैं, या फिर यहाँ पर आएंगे तो आपको केस से जुड़ी तमाम बातें यहाँ पर बता दी जाएंगी। जजमेंटल से जुड़ा कोई भी अगर सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आपको यहाँ से निःशुल्क मिल जाएगा। इसके अलावा पक्षकार अपने बंदी स्वजनों से जेल में मुलाकात करने हेतु ई मुलाकात का पास जो है निबंधन मुफ्त में यहाँ करवा सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं अब यह समझा जा सकता है कि अब ऑनलाइन तरीके से केस के बारे में पूरी डिटेल अब आप ले सकते हैं, क्योंकि मुजफ्फरपुर के सिविल कोर्ट में यह खास व्यवस्था की गई है। कई काउंटर ई सेवा केंद्र के लगाए गए हैं और यहाँ पर इन काउंटरों पर तमाम केस के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। कहीं ना कहीं जैसे अगर कोई पक्षकार पहले कोर्ट आते थे, वह अपने कोर्ट में जाते थे, वहां पर अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट के बारे में पूरी केस के बारे में पूरी डिटेल लेते थे, लेकिन अब वह एक जो सामान्य यहाँ पर नंबर जारी किया गया, आप देख सकते हैं 0621 जो कोड है यहाँ पर, और 22135110, इस नंबर पे कॉल करके वह अपने केस के बारे में पूरी डिटेल घर बैठे बैठे ले सकते हैं। तो यह एक बेहतर सेवा की शुरुआत मुजफ्फरपुर में की गई है। मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट परिसर में इस ई सेवा केंद्र की शुरुआत की गई है और इसको लेकर बीते कई दिनों से तैयारी चल रही थी और फाइनली अब यह काउंटर खोल दिया गया है, वैसे लोगों के लिए या जो अधिवक्ता है उनके लिए, या फिर जिनका कोई केस इस सिविल कोर्ट में चल रहा है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। रांची से बड़ी खबर आ रही है, जहां जेएसएससी ने जारी किया है उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट। शारीरिक दक्षता परीक्षा में 1,48,054 अभ्यर्थी क्वालिफाइड हो गए हैं। 84 अभ्यर्थी का रिजल्ट लंबित है, लेकिन परीक्षा 90 दिन के अंदर ली जाएगी। जून 2023 में उत्पाद सिपाही के लिए 583 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन लिया गया था और इसी सिलसिले में अब आगे
रिटन टेस्ट होने वाला है। भागलपुर के टीएमबीयू में 2002 में स्थापित अंबेडकर विभाग देश का एकमात्र विभाग है जहां एमए और पीजी तक की पढ़ाई होती है, लेकिन इसकी हालत बेहद जर्जर है। विभाग में दीवारें गिरने से छात्र शिक्षक डरे रहते हैं। कुलपति को सूचना देने के बाद भी मरम्मत नहीं हुई। विश्वविद्यालय की कुल सचिव ने बताया कि सरकार ने 5 लाख रुपए मंजूर किए हैं और कुलपति की हरी झंडी मिलते ही जल्द मरम्मत कार्य शुरू होगा। अभी हम हैं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अंबेडकर विभाग में। यहाँ 2002 से जो है अंबेडकर विचारों की पढ़ाई जो है शुरुआत की गई थी। पूरे भारत में यह इकलौता विभाग है जहाँ की अंबेडकर के विचारों की पढ़ाई की जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ के हालात क्या हैं। 2002 में जो है इस भवन का उद्घाटन किया गया था और इसकी शुरुआत यहाँ पर की गई थी। पूरे भारत में जो है इकलौता विभाग है, लेकिन इसकी बदहाली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खतरा का बोर्ड लगा दिया गया है और रस्सी से घेर दिया गया है। सभी क्लासरूम में जो है पूरा छत टूट के नीचे गिर रहा है। वहीं ऑफिस जो है उसके भी हालात जर्जर हो चुके हैं। यह जो है लगातार 4 साल से यह विभाग की स्थिति इसी तरह दयनीय है और हम लोग विभाग की ओर से माननीय कुलपति महोदय को पत्राचार हम लोग कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, उनसे विनती कर रहे हैं कि सर हम लोग के विभाग को बेहतर तरीके से बना दिया जाए। जी डर तो बहुत लगता है क्योंकि हमारा बिल्डिंग जो है इस तरह से जर्जर हो गया है। हमारे बच्चे आते हैं तो हम लोग साइड में दोनों सब बच्चों को बैठा के वहाँ पढ़ाते हैं। बच्चा भी डरा रहता है, हम लोग भी डरे रहते हैं, फिर भी हमारा काम है पढ़ाना। कहा जा सकता है कि शिक्षा को लेकर जो है राज्य सरकार लगातार बेहतरी करने को लेकर कई कदम उठा रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की जो है यहाँ पर नींद अभी तक नहीं जागी है और वो किस इंतजार में है कहना मुश्किल है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और बॉलीवुड एक्टर